हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं शिवराज मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की आपकी जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एसएससी जीडी के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा सेट नंबर 9 और 6 दिसंबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट का आपका पेपर है। आपको बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, अच्छे से हमें समझना है ताकि हमारे मैथ में 20 में 20 आ सकें। ओके, चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। और एक और बात आपको बता दें कि कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आपकी क्लास 2-3 दिन की जो क्लास थी वो डिले रही। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से कि आपकी क्लास रेगुलर चले। ओके बेटा, चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। आ जाइए बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखिए। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को देखेंगे। यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरी के 7 भाग और रेत के 6 भाग हैं तो 800 किलोग्राम में बजरी की मात्रा किलोग्राम में कितनी होगी। देखो, ध्यान से हमें बताना है। अगर हम बात करें पूरा जो कंक्रीट है ना, उसमें चूने के अगर मैं भाग की बात करूं तो चूने के 3 भाग, देखो ध्यान से समझना है। बजरी के कितने बेटा, 7 भाग। ठीक है, और रेत के कितने हैं, रेत का आपका 6 भाग। तो देखो, अब मैं इसको रेशियो में लिख सकता हूं कि चूना आपका 3 होगा तो बजरी 7 होगी, तो रेत कितना होगा 6, और सबको मिला के टोटल कितना होगा। देखो सबको जोड़ दो, 3 और 7 10 और 6 16, और आपको 16 की वैल्यू दे रहा है बेटा कितनी, 800 किलोग्राम। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, 16 पंजे 80, 50 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बजरी की मात्रा बताओ। तो बजरी की मात्रा कितनी है, 7। तो 7 में हम मल्टीपल कर देंगे 50 का, तो कितना आ गया, 350 किलोग्राम। आ गया समझ में। चलिए इसी के साथ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना है आपने, कोई समस्या नहीं आएगी, बस आराम आराम क्वेश्चन को समझते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अभी मैथ की जो आपके पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके 8 सेट कंप्लीट हो चुके और ये 9वां सेट है। हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके, अभी तक आपने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो उनको भी एक बार लगा लीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा सेकंड। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। कितने कितने मिनट में, 36 और 45 मिनट। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया। 20 मिनट बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया जिसे तुरंत बंद कर दिया गया। इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया। ठीक है, रिसाव पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा। देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि आपका ए है, पूरी भरी हुई टंकी, खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। अब देखेंगे कि बी नल है, उसको कितने में, 45 में। अब देखो एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, अब ये 4 बार चला गया और ये आपका 5 बार चला गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मिनट बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया। कितने मिनट बाद देखा, 20 मिनट बाद। तो अब हम कह सकते हैं कि जो रिसाव की हम मान लें सी, जो टंकी के तली में छेद हो गया था वो 1 मिनट में सी पानी बाहर निकालता है। तो 20 मिनट में कितना निकालेगा, 20 का गुणा कर देंगे, इतना पानी। अब जो ये पानी उस टैंक से क्या किया, सी नल ने बाहर निकाला, उसको कौन भरता है, ए और बी। ए और बी भरते हैं उसको कितने मिनट में, देखो ध्यान से, 15 मिनट में। डन हो गया। अब देखो सी की क्षमता आपको निकालनी है, इंटू में 20 बराबर ए प्लस बी। अब हम करेंगे, कितना आ गया, 9 इंटू में 15। अब देखो इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये 5 से कट गया 4 बार और ये 5 से कट गया 3 बार। तो सी बराबर हम निकालेंगे 9 तिया 27, बट्टे में कितना आ गया बेटा, 4। तो ये सी की क्या निकल के आ गई, क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रिसाव पूरे भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली करेगा। तो पूरे टैंक की जो क्षमता है वो कितनी है, 180। तो 180 को
हम डिवाइड कर देंगे 27/4 से, तो 4 बेटा ऊपर पहुंच जाएगा। अब काट दो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 20, तो ऊपर हो गया बेटा 80 बट्टे में हो गया कितना 3, तो 3 का भाग देंगे हम 26 से ही 2/3 मिनट में टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ध्यान से समझते हुए चलना है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो एक बार फिर से दोबारा देखिए। ओके, समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, मिस्टर राम ने अपने धन में से 60% धन अपनी पत्नी को दिया, शेष धन में से उन्होंने अपने तीनों बच्चों को 20% प्रत्येक को धन दिया। ठीक है, उसके बाद शेष धन का 3/5 भाग हिस्सा विविध, ठीक है, वस्तुओं पर खर्च किया गया और शेष 9600 रुपये को बैंक में जमा करा दिया। तो मिस्टर राम ने अपनी पत्नी को कितना धन दिया, ध्यान से समझना है। अगर मैं बात करूं कि मिस्टर राम के पास 100 रुपये थे, ठीक है, अच्छे से समझना, उसने 60% किसको दे दिया, अपनी पत्नी को। देखो 60% की अगर मैं वैल्यू से करूंगा तो 60% की वैल्यू होती है 3/5, तो उसके पास 5 रुपये थे, 3 रुपये उसने पत्नी को दे दिए, तो उसके पास बचे कितने, 2/5। कन्फर्म हो गया, माइनस कर देंगे ना। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि शेष धन में से उन्होंने अपने तीनों बच्चों को प्रत्येक को कितने 20%, यानी एक को 20%, तो कितने बेटे हैं 3, तो 3 को कितना दे दिया 60%, 60% की वैल्यू फिर से 3/5। ठीक है, 5 बचा हुआ था, 3 दे दिया, तो फिर से कितना बच गया 2/5। यहाँ तक आगे समझ में। अब देखिए, अब कह रहा है उसके पास शेष धन का 3/5 हिस्सा विविध वस्तुओं पर खर्च किया, शेष का कितना 3/5, तो अब कितना बच गया 2/5। ठीक है, तो शेष धनराशि कितनी बचती है, देखो ध्यान से 9600 रुपये। कन्फर्म हो गया, कितनी राशि बचती है 9600। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे ध्यान से। ठीक है, अब देखो काटो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से हम इसको काटेंगे, 8 ही का 8, 8 दूनी 16, 12 8 96, 1200 आ गया। तो अब हम x बराबर निकालेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, गुणा में हो गया आपका 1200। ठीक है, अब उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी 2500 गुणा 1200, बस यहीं तक छोड़िए। आगे क्या पूछ रहा है, आगे कह रहा है मिस्टर राम ने अपनी पत्नी को कितना धन दिया, तो पत्नी को कितना धन दिया 60% दिया, तो इसका हम 60% निकाल देंगे। तो 60% या तो 3/5 कर दो या 60% सीधे सीधे निकाल दो। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। चलिए अब हम गुणा करते हैं। ठीक है, अब 125 का इसमें करेंगे तो 125 दूनी, देखो 12 का गुणा करो सीधे सीधे, 12 पंजे 60, कितना हो गया 6। ठीक है, 12 दूनी 2436, 12 एकन 12 3 15, गुणा में कर देंगे 60, 15 छक्के 90, तो कितना आ गया भाई 90,000 रुपये। तो उसने अपनी पत्नी को कितने रुपए दिए 90,000, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे समझ में। अगर आपसे पूछ लेता है कि उस राम की जो इनकम थी वो कितनी थी, तो आपका आंसर होगा इस 125 का 1200 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000, यानी 1,50,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलो देखो, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी हैं। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। देखो अनुपात पूछा जा रहा है, अनुपात का मतलब होता है बेटा क्या होता है बताओ, कि परसेंट में आंसर पूछा जा रहा है। जब वैल्यू आपकी परसेंट में पूछी जाए तो एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब हमें इस 20 मीटर से और इस 10 मीटर से कोई मतलब नहीं रखना है। देखो ध्यान से, लंबाई चौड़ाई, अब आयत का एरिया क्या होता है L इंटू में B। यहाँ तक आगे समझ में। चलिए अब हम देखते हैं, लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% की वैल्यू होगी कितनी 1/10। देखो लिख के चलता हूँ ध्यान से समझना।
तो पहले लंबाई 10 थी, एक बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई 11। यहाँ तक आगे समझ में। अब कह रहा है कि कमी कर दिया 20% की चौड़ाई में, तो 20% की वैल्यू होती है बेटा 1/5, कमी कर दी तो माइनस, पहले 5 थी चौड़ाई, अब कितनी रह गई 4। अब हमें एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई, तो पहले 50 था, अब कितना आ गया 44। तो प्रारंभ का और अंतिम का रेशियो निकालना है, तो 2 से कट गया ये 25 बार, 2 से कट गया 22 बार, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, देखो 25:22, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल डन। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे। बड़े ही ध्यान से और बड़े ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है, ठीक है। चलो आ जाओ। देखिए बेटा, एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई बताइए। अब देखो किसको पिघलाया जा रहा है, घन को। देखो किसी भी आकृति को पिघलाया जाए, उसको पिघलाने के बाद नई आकृति बनाई जाए, तो हमेशा आयतन कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ आयतन नहीं दे रहा है, घन का क्या दे रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है। तो देखो घन का संपूर्ण जो पृष्ठ होगा वो 6a² होता है। अब इसकी वैल्यू दे रहा है कितनी 726। अब हम a का वर्ग निकालेंगे बेटा, तो 6 का इसमें डिवाइड कर दो, 6 बन जा 6, 6 2 जा, और ये 6 बन जा 6, 121 आ गया। अगर हम a बराबर निकालेंगे तो 121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो a की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई 11, कन्फर्म हो गया। अब हमें आयतन निकालना है, तो आयतन दोनों का कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमें किस में चेंज किया जा रहा है, बेलन में। तो आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बेलन का आयतन होता है बेटा πr² बराबर घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा a³, a का मतलब 11 गुणा 11 गुणा 11, डन। चलो अब देखो, अब यहाँ से हम पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है, और ऑप्शन क्वेश्चन में भी आपको ये चीज़ दे रहा है। तो आर की वैल्यू आपकी क्या है 11 सेंटीमीटर। तो 11 गुणा 11 एच निकालना है, बस कर दो, बराबर में 11 गुणा 11 गुणा में 11, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एक बार। तो देखो इस 11 से ये वाला 11 खत्म, इस 11 से ये 11 खत्म, डन हो गया। अब यहाँ से हम इस 11 से काटेंगे, ये कितने बार कट गया 2 बार, ठीक है। तो h बराबर निकालेंगे तो 7/2 होगा, 7/2 का मतलब होगा 3.5, ठीक है। तो जो आपकी ऊंचाई निकल के आएगी वो कितनी आएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, आयतन बराबर होगा, ठीक है। किसी भी वस्तु को पिघलाया जाए तो दोनों का आयतन कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, किसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। देखो साधारण ब्याज की अगर हम बात करें, राशि समान है, दर समान है, तो समय अलग अलग है, तो जो समय का अनुपात होगा वही आपका ब्याज का अनुपात होगा। तो 2 अनुपात कितना होगा 3, यही आंसर होगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए आगे देखिए। अब आपका हो गया सर ऐसे कैसे कर दिया, देखो इधर मैं आपको समझा दूं, ठीक है। अब यहाँ से मैं 4 वर्ष का निकालूंगा। देखो प्रिंसिपल वही है, रेट भी वही है, टी कितना है 4, प्रिंसिपल निकालेंगे बट्टे में 100, ठीक है। अनुपात, तो प्रिंसिपल समान है, रेट भी वही है, यहाँ 6 वर्ष है, बट्टे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो 4 और 6 बच गया, कन्फर्म हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखो 7 नंबर, आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में, सब लोग बताओ एकदम, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अच्छे से बताना है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपने अब तक आंसर इसका बता दिया होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को, एक वस्तु को, ठीक है, अंकित मूल्य के 75% पर बेचा गया। देखो ध्यान से समझना है अच्छे से। अगर मैं बात करूं एमआरपी और ये एसपी,
75% में बेचा गया मतलब 100 रुपये MRP था। ध्यान से समझना है अच्छे से। MRP कितना था बेटा? 100 रुपये। 75% में बेचा गया तो कितने में बेच दिया गया? 75 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना अच्छे से। तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में? 75 में। तो अब हम कह सकते हैं कि CP रुपये में उसने वस्तु को खरीदा, अब 25 का लाभ हो गया तो कितने में बेच दिया? 125 बट्टे 100, और बेच कितने में रहा है? 75 में। डन हो गया। अब हम इसको काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, और इससे कट गया बेटा 20 बार, तो CP बराबर आ गया 20 तिया 60। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा बेटा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डन हो गया। चलिए ध्यान से देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, यानी एक विद्यालय में कितनी गर्ल्स हैं? 20, और इनका एवरेज आपको दे रहा है। एवरेज दे रहा है कितना? ठीक है, 52 kg। ठीक है, अब देखो 54 किलोग्राम। अब देखो यहाँ से 54 2 बार लिख गया, एक को डिलीट कर दो भाई साहब, खत्म करो। ठीक है, ये गलत लिख चुका है आपका। अब यहाँ से देखेंगे कि 54 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वाले दो नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया, यानी 2 नए विद्यार्थी आए, क्या हुए? शामिल। एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखना, अब 20 गर्ल्स हैं, उनका औसत है 52। अगर एक विद्यार्थी शामिल हो 52 किलोग्राम का ही, तो औसत बढ़ेगा या घटेगा? मतलब उतना ही रहेगा ना। एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को या किसी भी संख्या को बराबर भागों में बांटना, क्या कहलाता है? एवरेज। अब देखो 52 के सब हैं, एक और 52 का आ जाएगा तो फिर भी एवरेज कितना रहेगा? 52 ही रहेगा। अगर दूसरा भी 52 का आ गया तो भी एवरेज कितना रहेगा? 52 ही रहेगा। तो एक आ रहा है बेटा 54 का, एक आ रहा है 50 का। ठीक है, अब देखेंगे इन 2 व्यक्ति आ रहे हैं तो दोनों का योगफल हम करेंगे, 100 कितना हो गया? 4। अब एक 52 का आता, दूसरा 52 का आता, तो दोनों कितने के आते? बताओ, दोनों आते हमारे निकल के कितने? 104 किलोग्राम के, और आपका भी 104 किलोग्राम ही आ रहा है, तो एवरेज क्या होगा? बराबर होगा। अगर पहले 52 था तो अब भी एवरेज कितना होगा? 52। तो आपका रेशियो निकल के आएगा, वो कितना आएगा? 1:1। ओके, डन। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, पूरी प्रैक्टिस करनी है, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आने, लेकिन हम 25 करेंगे क्योंकि पिछले जो एग्जाम में 2021 में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, चलिए अब देखो, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर, देखो एक संख्या कोई है उसका 40%, एक कोई दूसरी संख्या उसका कितना, यानी उसी संख्या का कितना? 30% है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट होगा? 10%, और 10% की वैल्यू दे रहा है बेटा कितनी? 70। तो 1% की हम वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई? 7। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू होगी बेटा कितनी? 700। तो जो आपकी संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 700। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कन्फर्म हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत ही जल्दी से चलना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं भाई? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका काम है क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ने की देर ना लगे, मतलब समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में पढ़ने में। ठीक है, हमें बर्बाद नहीं करना है समय इसमें, हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है। देखो बेटा, एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखो ध्यान से समझो। ठीक है, अब उसने कितने पूरा काम को अगर 20 व्यक्ति करें तो कितने दिन लगते हैं? 8 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है। लेकिन 4 दिन के बाद
ठीक है। तो 4 दिनों तक काम किसने किया, देखो ध्यान से समझो, 4 दिनों तक काम किया 20 ने। अब बच कितने दिन का काम गया, 4 दिन का। अगर 20 व्यक्ति 4 दिन काम और करते तो कार्य पूरा समाप्त हो जाता। तो ये शेष कार्य बच गया ना इतना, आगे समझ में, शेष कार्य। अब यहां से इस शेष कार्य को क्या है, 4 व्यक्ति चले गए, पहले 20 व्यक्ति थे, अब 4 चले गए तो बचे कितने, 16। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, x दिन में। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब देखो काट दो, 4 से कट गए ये 4 बार, 4 से कट गया कितने बार, 5 बार। तो x बराबर कितने दिन आ गए, 5 दिन। तो वो शेष कार्य था वो कितने दिन में पूरा होगा, 5 दिन में। और 4 दिन पहले काम हो गया था, तो 4 दिन पहले काम हुआ, 5 दिन में शेष काम हो गया। कुल मिलाकर के कितने दिन लग गए, 9 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए बेटा आगे समझ में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जल्दी से एकदम फटाक से करना है क्वेश्चन को, ठीक है, बड़े ही अच्छे तरीके से। देखो क्वेश्चन की अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन को करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा, सेकंडों का समय लगेगा, ठीक है। अब देखो, एक नाव शांत जल में, ठीक है, ध्यान से समझना, शांत जल का मतलब क्या होगा, बी, यही होगा ना, ठीक है। एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में, तो देखो धारा की दिशा में अगर बात की जाएगी तो स्पीड क्या होगी, b प्लस एस। डन हो गया। अब यहां से हम बात करेंगे धारा की दिशा में, ठीक है, अच्छे से समझना। अब देखो दूरी की अगर हम बात करें, दूरी, ठीक है, तो दोगुनी दूरी तय करने में, मतलब यहां 1 गुनी दूरी तय हो रही थी, यहां पर कितनी दूरी तय हो रही है, 2 गुनी, ठीक है। आगे चलो, 2 गुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय, अब देखो मैं यहां से टाइम की बात करूंगा। लगने वाले समय में 40% समय क्या करती है, कम समय लेती है। कौन 40% कम समय लेती है, शांत जल में नाव की चाल। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से हम करेंगे 40% की वैल्यू होगी कितनी, 2/5। तो ये समय 5 लग रहा था और यहाँ पर 2 कम लग रहा है, तो यहाँ कितना लगेगा, 3। डन हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, स्पीड निकालनी है। एक बार के लिए स्पीड हम निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। तो 1/3 अनुपात ये हो गया आपका 2/5। डन हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे, इधर करेंगे गुणा तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ से ऐसे गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 6। शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो कितनी होगी, 5। और धारा के साथ या धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी वो कितनी होगी, 6। अब आपको दे रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 25। देखो शांत जल में जो नाव की चाल है 5 की वैल्यू कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आ गई, 5। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आपसे पूछ रहा है क्या, कि धारा की चाल बताओ। तो धारा की चाल क्या होगी, देखो b की वैल्यू 5 है, तो अब इसमें हम 5 में कितना जोड़ेंगे, 6 हो जाए। तो धारा की चाल क्या होगी, 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपकी क्या होगी, धारा की चाल। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी ऑप्शन। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करना है आपने, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम देखेंगे कि 3/4। अब देखो मैं यहीं सॉल्व करता हुआ चला जा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि यहाँ से हमने देखा कितना आया, 3/4 गुणा में 2 1 2 और 1 कितना हो गया बेटा, 3/2। डिवाइड को अगर मैं मल्टीपल में चेंज करूंगा तो नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4 आएगा। तो 4 ऊपर हो गया बेटा, 9 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। प्लस अब हम क्या करेंगे कि 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया बेटा, 11/2। यहाँ तक आगे समझ में। अब देखेंगे कि डिवाइड, अब डिवाइड पहले करते हैं या ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 2 कितना हो गया, 11/3, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर 2 का गुणा और नीचे बेटा होगा 5 का गुणा, ठीक है। ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखना। देखो 3 3 जा 9, 9 से 9 खत्म, 4 से 4 खत्म। अब देखते हैं, देखो इसके अपॉन में भी दे रहा है तो मैं इसके अपॉन में लिख लूँगा एक बार।
यहाँ से समझना अच्छे से, ठीक है। अगर मैं इसके अपॉन में लिखूंगा तो यहाँ से सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे आप, 4/5। ऑफ को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 7 दूनी 14 और 1 15 में बेटा हो गया कितना, 2। अब हम डिवाइड करेंगे तो गुणा करेंगे, ऊपर 4 नीचे 3, डन, ठीक है। अब सॉल्व कर दो ध्यान से, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे तो देखो 5 से कट गया बेटा ये 3 बार, 3 से ये कट गया 3 और इससे कट गया 2 बार। यहाँ तक आगे समझ में, तो 4 दूनी कितना बच गया, 8। तो अब यहाँ से निकल के आ गया 8, ठीक है। अब हम इसको ऊपर हमने सॉल्व किया, इससे तो ये कट गया, तो यहाँ ऊपर कितना बच गया, 1/2। ध्यान से समझना है, प्लस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 11/2 गुणा करेंगे तो ऊपर 15 नीचे 11 दूनी 22, ठीक है। पूरे के अपॉन में कितना है बेटा, 8, ठीक है। अच्छे से समझना है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 11 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार। अच्छे से समझना। अब यहाँ से 2 दूनी 4, तो एलसीएम लेंगे बेटा 4 आ गया, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 15, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉन में कितना, 8, तो 8 यहाँ लिख दो, तो ऊपर हो गया बेटा 17, अपॉन में कितना आ गया, 8 चौके 32। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल कैसा होगा, राइट हो जाएगा। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसी के साथ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आप जैसे भी करना चाहो वैसे करिए। पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके डन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 13। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से सी तक कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी दे रहा है, औसत चाल दे रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ध्यान से देखो, एक कोई व्यक्ति है, अच्छे से समझना, उसकी पहले स्पीड थी ए से बी तक कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी से सी तक थी कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर के कुल उसकी औसत चाल निकली कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एलिगेशन से निकाल दो, ठीक है। एलिगेशन से निकालेंगे तो बड़े से क्या करना है, छोटा घटाना है। तो यहाँ से घटाएंगे बेटा कितना आ गया 10, यहाँ से घटाएंगे कितना आ गया 5, तो रेशियो निकालेंगे तो 1 अनुपात आ गया बेटा 2, ठीक है। ये किसका निकला, टाइम का रेशियो निकला। किसका निकला, टाइम का। ध्यान से दें। अब देखो हमें रेशियो किसका पूछा है, ए और बी के बीच चालों का अनुपात नहीं, इस जगह आप कर लीजिए बेटा दूरी का अनुपात। किसका, दूरी का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से समझना है, दूरी क्या होगी, देखो चाल ये दे रखी है, टाइम ये है, तो दूरी बराबर होता है क्या, डी बराबर एस इंटू में टी। अच्छे से समझना है। तो चाल 30 है, एक का समय लगा तो 30 एकन 30, 45 दूनी बेटा 90। तो अब हम रेशियो निकालेंगे तो इससे कट गया 3 बार, तो आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। वह रेशियो कितना हो गया, 3। कंफर्म हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बेटा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए इसी के साथ देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस जगह जहाँ चाल है ना वहाँ आप दूरी करिए, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा आपका। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। देखो बेटा 6 वर्ष पूर्व ए और बी और सी की औसत आयु 29 वर्ष थी, यानी 6 वर्ष पहले थी। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ से आपको समझाऊँ कि कोई भी संख्या है उसका एवरेज आपका दे रखा है, मान लीजिए n, ठीक है। प्रत्येक संख्या में अगर हम 2-2 जोड़ दें, ठीक है, तो एवरेज में भी क्या होगा बेटा, 2 जुड़ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या से 2-2 घटा दें तो एवरेज में से भी क्या होगा, 2 कम होगा। अगर हम प्रत्येक संख्या में 2-2 का गुणा कर देंगे तो एवरेज में भी 2 का गुणा होगा। अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एवरेज में भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। चलिए अब हमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके समझ में। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 6 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज था कितना, 29 था एवरेज, ठीक है। अगर हम योगफल की बात करेंगे तो 3 का गुणा कर देंगे। कब था ये,
6 वर्ष पहले था, तो अब कितना होगा, अब प्रत्येक में 6 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब जो योगफल एवरेज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 35। यहाँ तक आगे समझ में। a प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज निकला वो कितना निकला, 35। आगे देखो 8 वर्ष पूर्व a और c का, ध्यान से समझना है, a और c का एवरेज कितना था, 27। 8 वर्ष पहले 27 था, तो आज कितना होगा, इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आ गया भाई, 35। डन हो गया। यहाँ से भी कितना निकल के आ गया, 35 आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, बी की वर्तमान आय बताइए। अब देखो बी की वर्तमान आय बताएंगे। अब इसका सबसे पहले तो हम योगफल निकालेंगे, तो योगफल हम निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे 35 एवरेज है 3 का, तो योगफल 3 का गुणा, यहाँ से 2 है 2 का गुणा। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर निकल के आएगा 35 दिया कितना हो गया, 105। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे a प्लस सी कितना आ गया, 35 दूनी 70, कन्फर्म हुआ। अब देखो घटा दो, सी से ए कट जाएगा, इससे ऊपर से घटा देंगे तो बी तो बचेगा, तो 105 में से हम 70 घटाएंगे, कितना आ गया, 35। ठीक है, तो बी की जो वर्तमान आयु निकल के आ गई वो कितने वर्ष आ गई। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 35 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए। डन। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझते हुए चलना है। कोई समस्या दिक्कत जो भी हो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व करूँगा। ठीक है, कभी भी कोई भी क्लास मिस होती है तो आप, ठीक है, ज़्यादा वो मत करिए आप लोग। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, मैं रेगुलर क्लास करूँगा। कोई भी अगर समस्या आती है तो मैं आपको पहले से बता दूँगा। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, यदि एक 11 अंक की संख्या, देखो 11 अंकों की संख्या है, 88 से विभाज्य। देखो 88 से जब विभाज्य होगी तो 88 का मतलब क्या होगा बेटा, 88 का मतलब होगा 11 गुणा में 8। अब ये संख्या आपकी किस से डिवाइड होनी चाहिए, 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए प्लस 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 11 से विभाजित होने का रूल क्या होता है। ठीक है, 8 से विभाजित होने का रूल क्या होता है। ठीक है, अब देखना, ध्यान से समझना है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये कितना है, 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y, यहाँ तक आ गया। x माइनस वाई चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे 8 से भाग देने का जो रूल होता है, अगर हम अंतिम 3 अंकों में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए 8 का, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। देखो ध्यान से समझना है, अब यहाँ से हम रखना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर 8 में कब भाग जाएगा। पहली बात तो y कैसा होना चाहिए, सम नंबर होना चाहिए। तो सम नंबर में आपका 0 आता है, अच्छे समझना, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अगर हम y की जगह पर 0 रखते हैं तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। कन्फर्म हो गया। चलिए पूरा पूरा 8 का डिवाइड दे करके देखेंगे, नहीं जा रहा है। अब हम 2 रख के देखते हैं। ठीक है, जब 2 रखेंगे तो कितना हो गया, 312। अब 312 में हम 8 का भाग देंगे तो भाई पूरा पूरा चला जाएगा। जब पूरा पूरा चला जाएगा तो अब हम कह सकते हैं कि आपकी जो y की वैल्यू होगी वो बेटा कितनी होगी, 2 होगी। आगे समझ में। अब हम 4 रख के भी देखेंगे ना तो भी भाग नहीं जाएगा, 6 रखेंगे फिर भी नहीं जाएगा, 8 रखेंगे फिर भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं। अब इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, ध्यान से समझना। आपके सामने आपकी y की वैल्यू क्या हो गई, निकल के अब हम देखेंगे x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 11 से डिवाइड करिए, 11 से पूरा नंबर डिवाइड होगा। अब 11 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, ठीक है, अच्छे से समझना बेटा, इस रूल को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बस अच्छे से समझते हो। अब मैं y की जगह 2 लिख लूँ। ठीक है, अब देखो हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, एक पेयर, अगला पेयर, नेक्स्ट पेयर हो गया, ये पेयर और ये पेयर, और अब नहीं है तो आगे क्या रख लो, 0। ठीक है, किसी एक तरफ से घटा दो, या तो इधर से घटा दो बेटा या इधर से घटा दो, किसी एक तरफ से घटाते हुए चले जाइए। अब देखो हम घटाएंगे, इधर से घटा दो। अब यहाँ से 2 में से हम 1 घटाएंगे, प्लस का 1, 3 में से घटाएंगे -2, x में से हम घटाएंगे -9। ठीक है, ध्यान से समझना। 8 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 7 घटाएंगे 1, 6 में से 4 घटाएंगे +2,
5 में से 0 घटाएंगे प्लस के 5। अब ये जो अंतर निकल के आया ये हमारा पूरा पूरा किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब देखेंगे हम यहाँ से, ठीक है, अब सबको जोड़ो एक बार, ठीक है। अब देखो इस 2 से ये वाला 2 खत्म, ठीक है, 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया 7 प्लस x माइनस के 9, ठीक है। अब देखो x माइनस, अब देखो 9 में से हम 7 घटाएंगे -2। अब हम x में से कितना घटाएं कि यानी 2 घटाएं, ठीक है, कितने में से हम 2 घटाएं कि आपका पूरा नंबर किससे विभाजित होना चाहिए, 11 से, ठीक है। 11 से कब विभाजित होगा, या तो 0 आएगा या 11 आएगा या 22 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ 11 लेकर के आते हैं तो यहाँ से किस में से घटाना पड़ेगा, 13 से, तो 13 तो हमारी 2 अंकों का डिजिट होता है, तो हमें किससे 0 लेके आना है। जब 0 लेके आना है तो किससे घटाएंगे, 2 से, 2 में से 2 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। तो x की वैल्यू भी बेटा कितनी होगी, 2। जब y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू भी 2 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, 0, ठीक है। बस चेक करना था और कुछ नहीं है, जल्दी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस रहेगी, बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा बेटा 16। चलिए देखिए, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये की धनराशि 2% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली। पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन में अंतर बताओ। देखो मिश्र धन में बेटा अंतर कौन सा होगा, मिश्र धन में अंतर होगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, ठीक है। CI माइनस किसका होगा, SI का, वही तो होगा ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि जब CI माइनस SI की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अच्छे समझना, CI माइनस SI जब 2 वर्ष होगा तो आपका रेट है 2%, तो 2 गुणा में 2 बट्टे में कितना हो गया 100%, इतना डिफरेंस होगा। तो 2 दूनी 4, 4 में हम 100 का भाग देंगे तो 0.04% का क्या होगा, डिफरेंस होगा। यही आपका क्या होगा आंसर। लेकिन किसका, इस 50,000 का, तो 50,000 का 0.04% हटाएंगे तो बट्टे में 100, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में 2 जीरो और आ जाएंगे। अब सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 चौके कितना हो गया 20, तो डिफरेंस जो निकल के आ गया वो भाग गया 20। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होना है कितना, सी ऑप्शन। आगे समझ में। चलिए इसी के साथ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से समझना है, ओके बेटा। देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं 17 नंबर, बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 772.8 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, ठीक है। दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया, तो बिक्री कर की दर कितनी होगी। देखो बिक्री कर की बात होगी, वो विक्रय मूल्य पर लगेगा, बिक्री कर किस पे लगेगा, विक्रय मूल्य पर लगेगा। ध्यान से समझना अच्छे से। देखो उसने वस्तु को कितने में खरीदा 600 रुपये में, अब 600 में खरीद लिया उसने, 15% का लाभ कमा लिया, तो 15 का लाभ कमाया तो 115/100 लिख सकता हूँ मैं। तो वस्तु को कितने में बेच दिए, यह क्या आ गया आपका SP, ठीक है। 15 छक्के कितना हो गया 90, 6 गन 6, तो वस्तु को कितने में बेचा 690 में। अब देखो इस पर भी क्या दे दिया, बिक्री कर पर, बिक्री पर उसने कर दे दिया, और वस्तु को कितने में बेच दिया, ध्यान से समझना 772.8 में। तो कितने का भाई कर मिल गया, कितने का कर दिया उसने, घटा देंगे तो 8.2। अब हम देखेंगे कि 17 में से 9 गया, आपका कितना बच गया 8, अच्छे समझना। अब देखो 82.8 की क्या मिल गया, कर मिल गया, और कर किस पे मिलेगा SP पे मिलेगा, ठीक है। छूट में और कर में अंतर है, ठीक है। छूट किस पे मिलता है MRP पे, कर किस पे मिलेगा विक्रय मूल्य पर मिलेगा। तो विक्रय मूल्य कितना है 390 है, तो परसेंट निकालेंगे 100 पे कितना, पॉइंट हटाएंगे बेटा कितना आ गया 0। तो देखो 0 से ये 2 जीरो खत्म। अब हम डिवाइड कर देंगे, अच्छे से समझना, ठीक है। डिवाइड हम करेंगे तो काटो इसको, ठीक है। एक बार कट गया, ठीक है, एक बार कट गया, तो अब कितना बच गया, ठीक है, अलग भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक बार गया तो 12 में से हम 9 घटाएंगे, कितना बच गया बेटा
3, अच्छे समझना 3। अब कितना बच गया 1, यानी 138। 138 में हम डिवाइड करेंगे, 2 बार गया तो जो बिक्री कर होगा वो कितना होगा 12%। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट आंसर होगा। डन हो गया? कोई समस्या दिक्कत? बिल्कुल नहीं है भाई। चलिए आ जाइए आगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपये है जो अंकित मूल्य से 25% कम है। ठीक है, यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता है तो इस लेन देन में अर्जित लाभ प्रतिशत बताओ। देखो उस वस्तु का जो सीपी है, ध्यान से समझना, कितना है 2250 हो गया। अब देखो आगे कह रहा है जो अंकित मूल्य से 25% कम है, यानी अगर मैं बात करूं कि जो एमआरपी है इससे 25% कम, मतलब कितना हो गया 75/100। कम है कौन? सीपी। तो सीपी इतना आ गया। अगर मैं यहाँ से एमआरपी निकालूं, ध्यान से समझना, एमआरपी अगर मैं निकालूंगा तो इधर कितना होगा 2250 गुणा में ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 75। एमआरपी आ गया निकल के। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि उस वस्तु को 15% की छूट भी दे दी जाए। जब 15 की छूट दी जाएगी तो कितने में बेच दिया? 85/100 में। डन हो गया। अब ये क्या आ गया? एसपी। ठीक है, अब ये क्या आ गया? एसपी। अब यहां से देखेंगे ये सीपी और ये एसपी। ठीक है, अब निकाल दो भाई, कर दो सॉल्व। इससे ये खत्म, 100 से 100 खत्म। ठीक है, अब इधर ये कितना आ गया 75 सीपी। अब यहाँ से कितना हो गया 85। तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? 10 का। अब देखो 10 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे? 75 पर। तो 100 पे कितना? ठीक है, 25 तिया 75, 2500 के 100, तो ऊपर हो गया बेटा 40/3। 3 से भाग देंगे, 13 तिया 39। ठीक है, कितना बच गया 0.33%। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होना है बेटा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट राइट हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कौन सा बेटा? आपका क्वेश्चन होगा 19। एक दुकानदार को किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 70% का लाभ होता है। उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था? अब देखो बात करते हैं सीपी और एमआरपी। अच्छे समझना, सीपी एमआरपी का रिलेशन आपको पता है। सीपी होता है आपका कितना 100% माइनस के डिस्काउंट परसेंट। एमआरपी बेटा कितना होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस है तो क्या होगा लॉस परसेंट। अब देखो डिस्काउंट घटा दो, डिस्काउंट कितना है 15, तो ये कितना आ गया 85। लाभ 70 हो गया, तो ये कितना हो गया 170। ठीक है, कितना हो गया 170। ठीक है, अब देखो काट भी सकते हैं आप। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 हो गया बेटा। ठीक है, 2 बच गया, 5 चौके 20, तो कितना अधिक है ये 17। अब देखो 17 अधिक है किससे? 17 पर, तो 100 पे कितना? 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया आंसर 100%। ठीक है, तो एमआरपी सीपी से कितना अधिक होगा 100%। कन्फर्म हो गया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ ध्यान से। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 7 से ये कट गया कितनी बार? 3 बार कट गया। देखो 45 प्लस 6 दिया कितना हो गया बेटा 18 माइनस के 8। डन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि 64 माइनस 3/5 गुणा करेंगे तो 28 में से हम 13 घटा देंगे तो कितना बच गया 15। ठीक है, अब 5 से कट गया कितने बार? 3 बार। अच्छे समझना। ठीक है, अब ऊपर अगर हम प्लस प्लस को जोड़ते हैं या पहले इसको घटा दो तो 10 जोड़ देंगे तो ऊपर आ गया 55 बेटा। नीचे हम सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9। अगर हम 64 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ भी कितना होगा 55 होगा। 55 से 55 खत्म, तो आपका कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे समझ में। चलिए अब देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
देखिए 600 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है? 850 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखो मिश्र धन दे रहा है बेटा, ठीक है। अब दर भी आपको निकालनी है, अच्छे समझना है। देखो 600 रुपये थे आपके पास, 3 वर्ष में कितने हो गए बेटा? 850। तो 3 वर्ष का जो एसआई मिल गया, ध्यान से समझना, 850 में से घटा देंगे, कितना आ गया? 250। 3 वर्ष का मिल गया। अब आप निकाल दो भाई, PRT बट्टे में 100। तो एसआई कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 600। रेट निकालनी है, टाइम दे रहा है 3 वर्ष, बट्टे में कितना हो गया? 100 बराबर में 250। ठीक है। अब देखो 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म, डन हो गया। अब यहाँ से 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से कट गया ये 125 बार, तो रेट बराबर आ गया बेटा 125 बट्टे में 3 3 जा 9। अब अगर हम 9 का भाग देंगे तो देखो यही आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में आपका डिवाइड देके दे ही नहीं रहा है, तो बी ऑप्शन आपका कितना दे रहा है? 125 बट्टे 9%। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आगे समझ में? चलिए इसी के साथ देखो क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से सॉल्व करना है, आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, एक संख्या को, देखो कोई भी संख्या है, हमें पता नहीं है कितनी संख्या है, तो किसी भी संख्या को अगर हम 65 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है आपका कितना? 31। अच्छे समझना, अगर उसी संख्या में आप 13 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, एक चीज यहां से हमें समझनी है कि क्या देखो इस 65 में इस 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है भाई? पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल। जब भाग पूरा पूरा जाए तो आप 13 का भाग 31 में देंगे तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। 13 दूनी 26, तो 26 हो गया, तो बच कितना गया? 5। तो आपका रिमाइंडर कितना होगा? 5। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 5 कैसा होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका 13 का भाग 65 में नहीं जाता है, या 65 की जगह और कुछ ऐसा नंबर होता जिसमें 13 का भाग नहीं जाता, तो आपका आंसर होता, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आंसर क्या होता भाई? ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे अजय किसी कार्य का कितना 5/12 भाग को कितने दिन में कर रहा है भाई? 20 दिन में। तो पूरा भाग कितने में करेगा? 4। ठीक है, तो पूरा भाग 12 चौके 48 दिन में। कौन? अजय। ठीक है, वह आगे दे रहा है कि वह कार्य का 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेगा? कार्य पूरा इतने दिन में, इसका 3/4 भाग, 4 से कट गया कितनी बार? 12। 12 तीय कितना आ गया? 36 दिन में क्या कर देगा भाई? पूरा कर देगा। कितने दिन में? 36 दिन में। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। अब कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, MRP कितना है? 500 रुपये। एक X% की छूट है, दूसरी 20% है, एक कितनी है? ठीक है, X%। फिर से अब देखो पहले 20% दे रहा है तो 20% निकालो, इसका 100, तो वस्तु को कितने में? 400 में। अब इस पे 2 छूट दे रहा है और वस्तु को कितने में बेच रहा है? 309 में। ध्यान से समझना। अब देखेंगे सबसे पहले समतुल्य छूट निकालो। अभी तो 2 छूट हैं इसकी भी। ठीक है, अब घटा देंगे हम, इससे घटा दो भाई, कितना बच गया? तो घटाएंगे ये 4, 9 में से गया भाई 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 9 कितना आ गया भाई? 9। ठीक है, अब देखेंगे कि 9 इतने की छूट मिल गई 400 पे, तो 100 पे कितने? इससे ये खत्म। 4 का भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 दूनी 8, पॉइंट 2 बच गया। ठीक है, 4 पंजे 20, फिर से कितना बच गया? 2, 4 छिक्के 24, तो कितना आ गया? ठीक है, 22.56% की क्या निकल के आ गई? समतुल्य छूट आ गई। अब देखो ऑप्शन के अनुसार x की वैल्यू, एक X%, एक X%। तो आपको पता है कि जो समतुल्य छूट होती है वो क्या होती है? x + x - x गुणा में x बट्टे में कितना होगा?
100%। जब बराबर हैं तब ऐसा होगा। यह क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100%। अब देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ध्यान से समझना। 12, अगर मैं 12 प्लस के 12 करूँगा, अच्छे से समझो, 12 प्लस के 12 माइनस, ठीक है, कितना होगा, 12 गुणा में बेटा होगा 12 बट्टे में कितना हो गया 100, 12 12 कितना हो गया 24। तो 24 में से हम माइनस करेंगे, 12 का गुणा 12 में करेंगे 144, तो 1.44। अगर हम घटाते हैं इससे, तो अगर आपका ये वैल्यू आ रही है तो राइट होगा, अगर नहीं आ रही है तो कैसा होगा, गलत होगा। तो घटाएंगे भाई, बिल्कुल आंसर यही आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन सा, 12। अभी आप कहोगे सर ऐसा ऑप्शन में पहला ना मिले तो हमें और ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। चलो 15 को चेक करते हैं। 15 को अगर हम चेक करेंगे, 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 हुआ ना। अब 15 गुणा 15 करेंगे 225, मतलब कितना, 225 का मतलब देखो इधर में लिख दूं तो 2.25 होगा, ठीक है। सवा दो घटाएंगे तो आंसर समथिंग में कितना आएगा, 28 के समथिंग में आंसर आना है, ठीक है। तो 28 के ऑप्शन में तो है ही नहीं 28 के आंसर, तो ये गलत हो गया। अब 15 से बड़ा नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया। अब 10 को और चेक करेंगे, 10 को चेक करेंगे, 10 प्लस 10 20, 20 में से हम घटाएंगे तो आंसर कैसा आएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना है, ओके। देखो 15,000 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी से, देखो ध्यान से, ए, बी और सी में, ठीक है, ए को बी से 20% अधिक मिले तो 20% की आप वैल्यू जानते हैं कि 20% की वैल्यू 1/5 होगी बेटा। ज़्यादा मिले मतलब इसको 5 मिले तो इसको कितने मिले होंगे 6। यहाँ तक आगे समझ में। बी को सी से 25% ज़्यादा मिले तो 25% की वैल्यू आपने जानते हैं कि 1/, कितनी होती है भाई 4, अधिक मिले तो सी को कितने मिले होंगे भाई 4, एक ज़्यादा तो इसको कितने मिले 5। तो दोनों जगह बराबर हैं तो 6:5:4। ए को 6 रुपये मिले, बी को 5 रुपये मिले, सी को कितने मिले 4 रुपये। अब पूछ रहा है सी का हिस्सा बताओ, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे टोटल हिस्सा कितना हो गया 15। अब 15 की वैल्यू भाई 15,000, एक की वैल्यू 1,000, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 4,000। तो सी का हिस्सा निकल के आ गया कितना बेटा 4,000। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होना है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आ गया समझ में, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको समझ में आया है, बड़े ही अच्छे ढंग से आया है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को तो अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर अभी तक भी जिस किसी ने भी नहीं किया ना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तो और कर लो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके SSC GD के लिए, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, ओके बेटा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।